बुल्गारिया अनस्किल्ड वर्क वीजा कैसे मिलेगा? टीआरसी कितनी देर में मिल जाती है? डायरेक्ट यूरोपियन एम्प्लॉयर जो स्पॉन्सरशिप वीजा दे। बुल्गारिया में सैलरी कितनी मिलती है? क्या बुल्गारिया में शादी करके जर्मनी जाके वर्क कर सकते हैं? आज तमाम इन सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे बुल्गारिया की। जैसा कि आपको पता होगा, रोमानिया के बाद बुल्गारिया जो कि ईज़ी कंट्री है शेंगन के अंदर इंटर होने के लिए और वीज़े के लिए, यानी कि वर्क परमिट के लिए। ये बुल्गारिया रोमानिया से भी ज़्यादा ईज़ी है इस टाइम पे। हाँ, साल बाद या 2 साल बाद या उससे पहले अगर इनके रूल्स भी इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिए, तो फिर वही हाल होगा इस टाइम पे जो रोमानिया का है या बकाया दूसरी शेंगन कंट्रीज़ का है। तो जल्दी से चलते हैं इसकी डिटेल में। सबसे पहले आप ये देख लें कि बुल्गारिया के अंदर नॉन स्किल, जिनके पास स्किल नहीं है, उनके लिए कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। आज सारी बातें जो मैंने स्टार्ट में बताई हैं, सारी बातें इस वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा और मेरी इन्फॉर्मेशन हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशंस होती है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि कौन-कौन से सेक्टर के अंदर बुल्गारिया में इस टाइम आपको जॉब जो है ईज़ी मिल सकती है, या ये कह लें कि डिमांड वाली जॉब जो हैं नॉन स्किल के लिए, वो कौन-कौन सी हैं। एग्रीकल्चर और फार्मिंग के अंदर जो है ट्रेंडिंग के अंदर इस टाइम पे जिनकी डिमांड है, ये जॉब्स है एग्रीकल्चर में। और सीज़नल फार्मिंग वर्कर, जो सीज़नल, जो सिर्फ़ सीज़न के लिए लिए जाते हैं, फार्मिंग वर्कर, उनकी भी डिमांड है। और इसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। हेल्पर, कंस्ट्रक्शन हेल्पर के अंदर डिमांड है, हेल्पर्स की भी ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है डिमांड है। लेबर, हर किस्म की लेबर जो है उसकी डिमांड है। एक पैकिंग, जो कि पैकिंग की जाती है सामान की, उसके अंदर डिमांड है। वेयर हाउस स्टाफ की डिमांड है। होटल और हाउसकीपिंग के अंदर जो है डिमांड है लोगों की। किचन हेल्पर की भी डिमांड है। और जो भी रिलेटेड होटलिंग के साथ जिनका ताल्लुक है, तमाम इन लोगों की डिमांड है होटल के अंदर काम करने वालों की, यानी कि बारटेंडर कह लें, पर क्लीनर जो हैं इनकी डिमांड है। अच्छा, ये तो हैं सारी डिमांडें जो कि इस टाइम पे बुल्गारिया के अंदर ज़रूरत है। आपको याद होगा, अगर आप मेरे पुराने देखने वाले हैं, तो आज से 3 साल पहले या ढाई साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी रोमानिया के ऊपर। और रोमानिया भी इसी तरह, जिस तरह बुल्गारिया शेंगन के अंदर आया है, ये दोनों इकट्ठे ही शेंगन के अंदर इंटर हुए थे। तो ये इंटर होने से पहले मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने कहा कि इस टाइम पे बड़ा अच्छा मौका है रोमानिया आने का और बहुत सस्ता भी है। तो आपको वर्क परमिट जो है रोमानिया का लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्द जो है शेंगन के अंदर आने वाला है। जो लोग तो उस वक़्त मेरी वीडियो देख के रोमानिया के अंदर आ गए, आज वो कामयाब हैं। और इसी तरह आज भी यही बात मैं कहूँगा कि बुल्गारिया भी उसी टाइम का शेंगन के अंदर एंटर हुआ है, लेकिन इसने वो तरक्की अभी तक नहीं की जो रोमानिया ने कर ली है। तो इस वक़्त मैं फिर कहूँगा कि बुल्गारिया के अंदर काफ़ी अच्छे चांस हैं आपके सेटल होने के। आज अगर आप बुल्गारिया में सेट हो जाते हैं, तो समझें सारी ज़िंदगी के लिए जो है आप सेट हो जाएँगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने वर्क परमिट लेना कैसे है, आपको वर्क परमिट बुल्गारिया का मिलता कैसे है। आपने एक एम्प्लॉयी ढूँढना है, किस तरीके से ढूँढना है मैं आगे चल के बताऊँगा। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर जो होता है, अगर आपको जॉब ऑफ़र दे देता है, तो एम्प्लॉयर खुद ही जो है आपके लिए लेबर ऑफ़िस से जो है एप्लीकेशन देता है, जो कि आपको आपका वर्क परमिट जो है उसको अप्रूवल कराता है। वो अप्रूवल करा के जो है आपको दिया जाता है, आपके पास आता है। उसके बाद आप जो है वर्क वीज़ा जो है एम्बेसी के अंदर जो है अप्लाई करते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने एम्प्लॉयर ढूँढना कैसे है? इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी बताऊँगा जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत लोगों के काम आ सकती है। वो क्या है? वो मैं बताता हूँ आपको। आपने एम्प्लॉयर को ढूँढना कैसे है? जब भी कोई काम करें, ख़ास तौर पे शेंगन का, यूरोप का, तो हमेशा याद रखें ऑफ़िशियल तरीके से करें और कोई फ़ेक पेपर जो है, कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट्स जो है, आप मत लगाएँ। बेशक आपके पास कोई स्किल नहीं है, जो मैंने जॉब बताई हैं, ये विदाउट स्किल्स की जॉब है। तो आपने
ऑफ़िशियल वेबसाइट से एम्प्लॉयर को ढूँढना है। मैं आपको एक वेबसाइट्स बताता हूँ, लिख कर भी बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दूँगा, लेकिन आपने ध्यान से उसके अंदर काम करना है। अगर वहाँ पे ज़रूरत है, आप अपना अकाउंट बनाएँ, तो आपने अकाउंट जो है, उसको बनाना है। अपने नाम का अकाउंट जिसके अंदर आपका ईमेल एड्रेस वगैरह जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है आपसे सारी बातचीत होगी। वो वेबसाइट्स जो है वो कौन-सी है? वो वेबसाइट है यूरोप डॉट यूरोपियन ई ईयू डॉट ईयू। ये लिख भी देता हूँ और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं दे देता हूँ। ये एक ऐसी वेबसाइट्स है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जो एम्प्लॉयर होते हैं, जिनकी फैक्ट्रीज़ वगैरह जिनको ज़रूरत होती है, वो यहाँ पर अपनी पोस्ट लगाते हैं बज़ाते खुद, और वो अपनी डिमांड बताते हैं कि हमें मतलब फ़र्ज़ कर लें कि वो फैक्ट्री का कोई मालिक है, वो कहता है जी मुझे हेल्पर की ज़रूरत है फैक्ट्री के अंदर, इतने हेल्पर्स की ज़रूरत है। वहाँ पे सारी डिमांड जो है वो डिटेल जो है वो उसने दी होती है। अच्छा, याद रहे, ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल के अंदर बुल्गारिया की ऐसी कंपनीज़ भी मौजूद हैं, जिस पोर्टल के अंदर मौजूद हैं, जो कि आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा प्रोवाइड करती है। मतलब क्या है उसका, स्पॉन्सरशिप वीज़े का, कि वो आपके तमाम अखराजात जो वर्क परमिट लेने पे आते हैं, वो खुद पे करती हैं। लेकिन ये सारी कंपनीज़ जो हैं, आपको जो नज़र आएँगी यहाँ पे, ये सारी कंपनी ऐसी नहीं है। ये आपको बाद में चला पता चलेगा, जब आप अप्लाई करेंगे इनको, तो फिर आपसे वो डिमांड नहीं करेंगे, तो समझ जाएँ कि वो सारा खर्चा कंपनीज़ जो है खुद कर रही है, यानी कि जो इमिग्रेशन फ़ीस है, जितनी भी फ़ीसें होती हैं आपके वर्क परमिट की, वो पे करती है। वो पे करके उसके बाद अप्रूवल करा के वर्क परमिट तो आपको सेंड किया जाता है। ये तरीकाकार है वर्क परमिट बुल्गारिया का लेने का। उसके बाद हम जो बात है वो कर लेते हैं सैलरी की। बुल्गारिया के अंदर नॉन स्किल वर्कर की स्टार्टिंग सैलरी जो है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्रोस सैलरी होगी, इसमें से कट-कटा के जो बचेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो नॉर्मल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है, ये 620 यूरो बनते हैं। अगर इसको हम यूरो यूरो के साथ करते हैं, तो 620 यूरो जो है, ये आपकी सैलरी बनती है विदाउट टैक्स। अगर टैक्स इसमें से काट लिए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है दर्ज है 480 यूरो से लेके 520 यूरो जो है मंथली आपको कैश आपके अकाउंट में आते हैं। ये तो हो गई सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी सैलरी। अब अगर आप ओवरटाइम करते हैं, तो उसके पैसे ज़ाहिर-सी बात है आपको अलग से मिलते हैं। ये लगभग जो है मंथली आपका 700 टू 800 यूरो जो है मंथली बन जाता है। रोमानिया के अंदर भी तकरीबन इस जैसी सैलरी है, थोड़ी-सी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो डेवलप जो है वो कर चुका है, बुल्गारिया जो है वो डेवलप कर रहा है। तो इसलिए अगर आप ओवरटाइम भी करते हैं, तो साथ में आपको फिर और एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, जिससे आपकी तकरीबन 800 के करीब-करीब जो है वो सैलरी बन जाती है। याद रहे, जो फैक्ट्रीज़ के अंदर वर्कर आते हैं बुल्गारिया में, अकोमोडेशन जो है वो एम्प्लॉयर देता है। एक फैक्ट्रीज़ वर्कर को अकोमोडेशन एम्प्लॉयर देता है, दूसरा सीज़नल एग्रीकल्चर में जो लोग आते हैं, उनको जो है अकोमोडेशन जो है वो एम्प्लॉयर देता है। ये 2 पक्की हैं और 100% हैं कि आपको वो अकोमोडेशन देंगे। बाकी और सेक्टर के अंदर जो है, कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको खुद जो है फिर अपनी रिहाइश का बंदोबस्त जो है वो करना पड़ता है, या आपको वो बताते हैं कि किस तरीके से करना है। लेकिन ये 2 चीज़ें जो हैं वो पक्की हैं, फैक्ट्री वर्कर और सीज़नल जो एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं, उनको अकोमोडेशन जो है उसके ज़िम्मे होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बात जो हमने करनी है, वो हमने करनी है टीआरसी की। टीआरसी आपको कितने अरसे में बुल्गारिया देता है। जब आपको वीज़ा मिलता है अपनी होम कंट्री से, डी टाइप वीज़ा यानी कि वर्क का वीज़ा जो होता है, वो जब आपको मिलता है, तो आपको मिनिमम जो है 14 डेज़ ट्रैवलिंग हो जाए, बुल्गारिया के अंदर 14 डेज़ के अंदर-अंदर जो है, आपने जो इमिग्रेशन है या पुलिस ऑफ़िस है, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जमा करानी होती है टीआरसी की।
तो उसको तकरीबन 14 डेज़ से लेके 30 डे लगते हैं। वो अप्रूवल करते हैं, वो अपना उनका सिस्टम है एक, उस सिस्टम में आके तो उसके बाद जो है आपको उसकी टीआरसी जो है वो मिलती है। बाकी इसकी फ़ीस वग़ैरह जो है वो आपकी कंपनी भी हो सकता है दे दे, वो आपको के लिए करेगी। अगर तो आपके पास स्पॉन्सरशिप जैसा कि मैंने बताया वो मिली है, तो फिर वो तमाम अखराजात जितने भी आपके ऊपर आएँगे, वो आपका एम्प्लॉयर देता है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा नहीं किसी एम्प्लॉयर ने दिया, तो फिर ये खर्चा जो है टीआरसी का वो आपको खुद देना पड़ेगा। वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बताना जो है वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो लिहाज़ा आपको टीआरसी मिलती है, जो कि मैंने बताया कि इतना टाइम जो है आपको टीआरसी मिलते-मिलते लग जाता है। और जब आप ये टीआरसी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट भी आती है। तो वही बता देते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट भी होने हैं, यानी कि आपका बायोमेट्रिक जो है वो भी लिया जाता है। अगर आपका अपनी होम कंट्री में एम्बेसी ने लिया है तो ठीक है, अगर लिया भी है तब भी आपका दोबारा होगा, अगर नहीं भी लिया तो तब भी आपका बायोमेट्रिक जो है यहाँ पे आके होगा। तो तकरीबन टोटल जो है ये 4 वीक से 6 वीक तक जो है आपको टीआरसी मिल जाती है। तो जी नेक्स्ट बात जो हमने करनी है वो क्या है? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और ऑथेंटिक सवाल है। क्या हम बुल्गारियन लड़की से शादी करते हैं, तो उसके बाद हम जर्मनी या किसी और बड़ी कंट्री के अंदर जाके वर्क परमिट ले सकते हैं? देखें, इसका एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको बुल्गारिया की टीआरसी है और आपने फौरी तौर पे आपने जंप किया और आप जर्मनी आ गए और जर्मनी आके आपको वर्क परमिट मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका तरीकाकार ये है कि आप जर्मनी आएँ, टीआरसी के ऊपर आप जर्मनी आ सकते हैं, आप घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप पूरे शेंगन के अंदर आप उस टीआरसी के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर जॉब नहीं कर सकते। हाँ, जॉब कर सकते हैं, लेकिन आप मुकम्मल तौर पे शिफ्ट होंगे उस कंट्री में जहाँ पे आपने जॉब करनी है। अगर ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ उन लोगों की, जो लोग शादी करते हैं, मैरिज करते हैं बुल्गारियन लड़की से, यानी कि शेंगन के जिसके पास नेशनैलिटी है, यानी कि बुल्गारिया जो है, वो शेंगन के अंदर आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके पास शेंगन के पूरे-पूरे हकूक हैं। तो उसके साथ शादी करके आप अगर जर्मनी में आना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो वाइफ़ को साथ लाएँ। उसके नाम के ऊपर आपने घर रेंट पे लेना है। सबसे पहला जो सिलसिला होता है वो यही होता है कि आपने घर रेंट पे लेना है, ताकि आपका एड्रेस और प्रूफ़ जो है वो आप दे सकें यहाँ पे। क्योंकि एड्रेस जो है वो लाज़मी होता है यहाँ पे। सबसे पहले इसको जर्मन लैंग्वेज में अनमेल्डुंग हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना अंदराज कराना होता है अपनी रिहाइश का, अपने एड्रेस का। जब आपका वो हो जाता है तो फिर आपकी वाइफ़ जो है वो अप्लाई करती है कि मैंने काम करना है। उसको फिर वर्क परमिट कार्ड इश्यू किया जाता है, जो कि फॉरएवर का होता है। तो आपको उसके बिहाफ़ के ऊपर फिर जर्मन का वीज़ा मिल जाता है। और जब आपको वीज़ा मिलता है, क्योंकि वो परमानेंट वहाँ पे हो जाती है, आप उसको वीज़ा तो उसको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसको जब पेपर मिल जाता है कि जी आप परमानेंट हैं, आपको एक कार्ड इश्यू कर दिया जाता है, यानी कि पीआर वहाँ की जो है वो इश्यू कर दी जाती है, तो आपको फिर ज़ाहिर है कि पेपर वो आपसे माँगेंगे, अपनी आपकी वाइफ़ से माँगेंगे कि जी अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफ़िकेट दें। तो वो फिर अपना मैरिज सर्टिफ़िकेट भी देती हैं, तो उससे फिर आपको ऑटोमैटिकली जो है, आपको भी जो है वो कार्ड इश्यू किया जाता है और उस कार्ड के थ्रू जो है, आप फिर लीगल तौर पे जो है वो काम कर सकते हैं वहाँ पे। आपको वर्क परमिट जो है, क्योंकि आपके पास नेशनैलिटी नहीं है शेंगन की, आपके पास किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है, तो लिहाज़ा आपके लिए जो है वर्क परमिट लाज़मी है। फिर आपको वो वर्क परमिट जो है चंद वीक के बाद आपको एक अदारा है आर्बिट्सम, वहाँ से आपको वर्क परमिट इश्यू कर दिया जाता है, तो आप अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और नए आने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।